नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी और सीजीपीएससी 2019 की सफलता की कहानियों में हमने एक और कहानी जोड़ दी है और वो है अनुपमा चौहान की। और इस वक्त मेरे साथ अनुपमा चौहान बैठी हैं और आपको सीटीआई का पद प्राप्त हुआ है और आप जवाहर नवोदय विद्यालय माना से भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर उनकी कहानी किस रूप में सामने आती है, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अनुपमा, ढेर सारी बधाइयाँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि आपका करियर कैसे क्या रहा, स्कूलिंग, कॉलेज, इन सब चीज़ों के बारे में, इंटरव्यू, रिटर्न, ये सब कैसा आपका गया, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप छात्रों को। जी सर, नाम मेरा अनुपमा चौहान है जी। और मैं रायपुर से ही हूँ बेसिकली। जी। स्कूलिंग सर जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप से हुई है और फिर कॉलेज के लिए मैं सेंट थॉमस भिलाई गई और फिर रविशंकर से मैंने एमए किया है इकोनॉमिक्स में। एमए किया, बीबीए करने के बाद एमए किया है आपने? जी सर। ओके। सिविल सर्विसेज का विचार कब आया? एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे इंस्पायर किया था सिविल सर्विसेज के लिए। उन्होंने बोला आपने इकोनॉमिक्स में एमए कर लिया है, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है आपका, आप वहाँ जाएंगी तो आपको हेल्प मिलेगी। ओके। तो फिर उन्होंने बोला था कि आप एक बार कोशिश करके देखिए और फिर हम करते गए कोशिश। जी। तो ये पहला अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट था, क्या था? नहीं सर, एक्चुअली ये प्रीलिम्स में 4th अटेम्प्ट था। अच्छा। और मेंस दूसरा था और इंटरव्यू फर्स्ट था। इंटरव्यू फर्स्ट था, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, समय तो लगता है किसी भी बड़ी चीज़ को प्राप्त करने में। आप ट्राई करते हैं, नहीं होता है, फिर ट्राई करते हैं, नहीं होता, फिर ट्राई करते हैं और अंततः आप पद लेकर फिर सफलता की कहानी गढ़ते हैं। अनुपमा, बीबीए करने का इरादा जब था तो बीबीए करके एमबीए भी कर सकती थी। यस सर। बीबीए क्यों ज्वाइन किया और फिर एमबीए क्यों नहीं किया? सर 12th में बेस मेरा था सब्जेक्ट कॉमर्स था जी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बीबीए करते हैं। एमबीए उस समय काफ़ी अच्छा स्कोप था एमबीए में, जब मैं 12th से निकली थी तब। तो मैंने बीबीए ज्वाइन किया जी। और उसके बाद जब मैं एमबीए की तैयारी कर रही थी तो उस समय, क्योंकि हमने 12th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा था और फिर ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, तो फिर ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स को परस्यू किया जाए, तो फिर मैंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगी। तो नेट देने के लिए नहीं सोचा आपने? नेट मैं ट्राई करती, अगर यहाँ मेरा नहीं होता तो फिर मैं नेट ट्राई करती और 1-2 बार मैंने कोशिश भी की है, पर मैं उसको पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मैंने सोचा एक सब्जेक्ट की तरफ फोकस किया जाए पहले। जी जी। मॉक के दौरान जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो मुझे लगा कि आपको आईएएस करना चाहिए, है ना? आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को देखते हुए मैंने अनुपमा को ये सजेस्ट किया कि अनुपमा को बेसिकली आईएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज जितना भी इन्होंने पढ़ा है बहुत कॉन्क्रीट पढ़ा है और जो कुछ भी उन्हें नॉलेज है बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब अधूरा नॉलेज नहीं कहा जा सकता और बहुत बढ़िया से उन्होंने पढ़ाई की है। अनुपमा, इसमें जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो 4 साल का जो समय लगा, आपने कोचिंग भी की है और उसके बाद फिर आप लगातार एग्ज़ाम भी देते रहे। इस दौरान प्रमुख चुनौतियां क्या आपके सामने आई? सर, मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लैंग्वेज जी, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम से ही है और मैं ये एग्जाम्स भी इंग्लिश मीडियम में ही अटेम्प्ट कर रही थी। तो नोट्स, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इंग्लिश के इजीली अवेलेबल होते नहीं है, तो वो मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। और फिर मैंने उसके लिए ये किया कि क्योंकि मैं नवोदय से हूँ तो हम बाइलिंगुअल होते हैं, दोनों लैंग्वेज पे हमारी पकड़ होती है। तो फिर मैंने हिंदी के कंटेंट्स निकाले और उनको खुद से ट्रांसलेट करके और फिर मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे। बहुत बढ़िया। अनुपमा पाथ आईएएस एकेडमी में जुड़ी रही हैं और उसके बावजूद भी आपका डेडिकेशन इतना रहता है कि आप सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करते हैं और फिर अंततः जब सफलता हासिल हो जाती है तो आप विश्लेषण करें कि कहाँ चूक हो रही है। तो मैं यदि सब्जेक्ट वाइज बात करूं अनुपमा, तो कौन से ऐसे विषय रहे जहां, या कौन से पेपर ऐसे रहे जहां आपको लगा कि हाँ यहाँ और मेहनत हो सकती थी? सर, पेपर 7 मेरे थोड़े से मार्क्स, मतलब जितना मैंने बनाया था और जो मैंने खुद को मार्किंग की थी कि 100 के आसपास आएगा और उतने ही मार्क्स मुझे मिले हैं, तो वो एक्यूरेसी तो ठीक थी पर मुझे लगता है कि उसमें और मैं अच्छा कर सकती हूँ, उसमें मुझे मार्क्स और थोड़े अच्छे करने चाहिए थे। क्या कमी रही, मतलब विषय को हैंडल करने में क्या कमी लगी? क्या अच्छा इनपुट आप डालते तो और अच्छे मार्क्स आते? एक्चुअली सर, क्योंकि वो अभी सिलेबस में नया ऐड हुआ है तो हमारे पास अभी उसके लिए सफिशिएंट कंटेंट नहीं है।
और पेपर जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड आ रहा है, मतलब बहुत करंट अफेयर्स भी जुड़े हुए हैं उसमें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमने उसमें पढ़ा, मतलब हमारी बुक्स में अभी वो है ही नहीं। तो फिर से ट्राई करेंगे, मे बी यूपीएससी का सिलेबस हम रेफर कर सकते हैं। हाँ, आईआर वगैरह उसमें करंट बेस्ड है, एक्ट्स पढ़ना है, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ना है, स्पोर्ट्स है उसमें, छत्तीसगढ़ का एक्ट है, काफ़ी डाइवर्सिफाई पेपर। बात तो सही है। और चूंकि 18 में पहली बार सिलेबस जुड़ा है तो उस कंटेक्स्ट में आप देख पाते हैं दोस्तों कि होता है कंटेंट के इश्यूज आते हैं, समेटने में टाइम लग जाता है। जो आपके एग्ज़ाम हॉल की अप्रोच थी उसमें क्या किया आपने? पहले छोटे क्वेश्चंस किए या बड़े क्वेश्चंस, कैसे अप्रोच किया आपने? सर मैंने सब्जेक्ट वाइज ही पेपर पूरा अटेम्प्ट किया। जैसे 3 घंटे का टाइम है और अगर 3 सेक्शंस हैं तो एक एक सब्जेक्ट को एक एक सेक्शन देना, और फिर वहाँ पर आप अपना टाइम डिवीजन करिए कि 2 नंबर के हैं तो उनको इतना टाइम लगना चाहिए, 4 नंबर के हैं तो इतना टाइम लगना चाहिए, पर एक जो सेक्शन है आपका 1 घंटे में पूरा का पूरा फिनिश हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। तो और अगर मिक्स एंड मैच करते हैं तो फिर अभी एक सब्जेक्ट का आंसर लिखा, फिर दूसरे सब्जेक्ट का आंसर लिखा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपने लाइन से शुरू किया और एंड किया, मतलब ऐसा नहीं कि पिक करके लिखते गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों की स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों कि बड़े क्वेश्चंस या 2 नंबर के क्वेश्चंस पहले हैंडल करना। अगेन दैट डिपेंड्स कि आपको कंफर्ट क्या है, बट जो अनुपमा कह रही है वो वाकई सच है कि आप एक सिरे से शुरू करते हैं और फिनिश करते जाइए। अच्छा, जब आप बड़े आंसर्स लिख रही थी, जैसे 175 वर्ड्स के जो आंसर हैं या 125 वर्ड्स के आंसर हैं, उसमें स्ट्रक्चर करके लिखती थी या फिर लाइक रैंडमली विचार आया और लिख दिया? क्या किया आपने? एक्चुअली होता क्या है सर, मैं जब पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर को मैं शुरू से आखिरी तक एक बार पूरा पढ़ती हूँ, और जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं फिर मैं उसमें वहाँ पर जो दिमाग में आता है तुरंत छोटा सा एक सिनॉप्सिस बना लिया। बहुत बढ़िया। और फिर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो फिर उस सिनॉप्सिस को देख करके मैं लिखती जाती हूँ, और जब मैं लिख रही होती हूँ और फिर मुझे कुछ और याद आता है तो उसको ऐड करते जाती हूँ उसमें। बहुत बढ़िया। डायग्राम, टेबल, चार्ट्स का, इन सब का इस्तेमाल किया आपने? यस सर, साइंस में तो डायग्राम का यूज़ आता ही है, और जहाँ भी मुझे ऐसा लगा कि इस आंसर को मैं डायग्राम से और अच्छा लिख सकती हूँ तो शॉर्ट में आंसर लिख करके और छोटा सा एक डायग्राम कॉर्नर में बना लिया। 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस को कैसे आपने अप्रोच किया? लाइक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 2 में से 2 नंबर दिला देते हैं, तो उनके लिए कोई विशेष आपने रणनीति बनाई थी? रणनीति तो यही है कि सर जो पूछा गया है टू द पॉइंट लिखिए, टू द पॉइंट उसमें, क्योंकि घुमाने फिराने की कोई बात ही नहीं है। जितना पूछा गया है 3 लाइन का आंसर है तो 3 लाइन के लायक क्वेश्चन भी होगा, तो जो पूछा गया है सीधे सीधे टू द पॉइंट उसको लिख दीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों। 30 वर्ड्स के क्वेश्चन में खास बात यह है कि आपने यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा, जैसा अनुपमा भी कह रही कि टू द पॉइंट आपने लिखा, तो 2 में से 2 नंबर आएंगे। ये ऐसा एरिया जहां पर आप एज ले सकते हैं, बिकॉज 200 में से मिनिमम 50%, इट मीन्स 100 मार्क्स आने चाहिए। तो 2 में से 1 का टारगेट नहीं होना चाहिए, 2 में से 2 का टारगेट होना चाहिए, बिकॉज बाकी क्वेश्चन में 8 मार्क्स हो गए या 10 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पर 50% आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन 2 में से 2 लेने का प्रयास करना चाहिए। बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 लैंग्वेज तो छत्तीसगढ़ी आई होप आप बोल लेती हैं, है ना, लिख भी लेती हैं। उसके बावजूद भी कोई चैलेंज आपने फेस किया किसी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या छत्तीसगढ़ी में? यस सर, लैंग्वेज का ग्रामर पोर्शन जो होता है वो हम इजीली पढ़ लेते हैं। चैलेंज मुझे फील हुआ था साहित्यकारों को याद करने में। अच्छा। क्योंकि एक साथ बहुत सारे याद करने पड़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ी के साहित्यकार भी याद करना है और हिंदी के भी साहित्यकार याद करना है, फिर आपको पत्र पत्रिकाएं याद करनी है, उनके संपादकों का नाम याद करना है। तो वो याद करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली एक चैलेंज बन जाती है। ठीक करें तो लेकिन हाँ, वो स्कोरिंग ज़रूर होता है कि अगर आपने सही लिखा है तो वहाँ कोई नंबर कटेंगे ही नहीं कटेंगे। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप अगर नहीं लिख पाते हैं आंसर, बाकी में अगर आपको लगता है कि एनालिटिकल आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, आप लैंग्वेज पे फोकस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वहाँ आप गेन कर सकते हैं मार्क्स। बहुत बढ़िया। कोई स्पेसिफिक प्लान हिंदी को लेकर रहा, बिकॉज 100 मार्क्स वहाँ पर ज़्यादा छुपे हुए हैं, तो उसको लेकर कोई प्लान किया था आपने, लाइक कि 2 नंबर वाले छोड़ दिए जाएं, पहले बड़े क्वेश्चंस पर अच्छे से फोकस करें, ऐसा कुछ था? नहीं सर, मेरा जो होता है अटेम्प्ट करने का जो प्रयास होता है वो शुरू से लेके आखिरी तक ऐसा ही होता है कि मैं शुरू से एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती जाऊँ। मैं अपना फ्लो नहीं बिगाड़ती, क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन को, अगर कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको सोचने के लिए समय चाहिए, तो फिर मैं उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन अगर मैं उसको तुरंत अटेम्प्ट कर सकती हूँ तो मैं अटेम्प्ट करती चलती हूँ।
ओके, ऐसे में क्या अप्रोच रहा है ऐसे, और मार्क्स कैसे आए ऐसे में? ऐसे में सर 107 या 6 के आसपास मार्क्स हैं। ठीक है, और आ सकते हैं बिकॉज नवोदय में जो फॉर्मेट है पढ़ाई का, उसमें ऐसे या कॉन्सेप्चुअल या लेंथी क्वेश्चंस पर बड़ी अच्छी कमांड होती है, और मैं भी नवोदय से हूं तो इन सारी चीज़ों को समझ सकता हूं। तो ऐसे एक है जो नंबर आपको कम दे गया, अदरवाइज फिर भी कैसे प्लान किया था? 4 ऐसे लिखने थे, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कोई फ्रेम किया आपने, स्ट्रक्चर किया, कैसे किया बताइए दर्शकों को। यस सर, टाइम मैनेजमेंट तो किया था कि अगर 3 घंटे हैं तो मैंने अपने 15 मिनट सिनॉप्सिस बनाने में दिए। पहले तो मैंने पूरा पेपर पढ़ा और फिर देखा कि मैं क्या अटेम्प्ट करने वाली हूँ। फिर चारों क्वेश्चंस के मैंने सिनॉप्सिस बनाए, और उसके बाद फिर मैंने क्योंकि 50 नंबर के हैं, सबको सिमिलर लिखना है जी, तो उनको सिमिलरली टाइम डिवाइड करके और फिर इतने टाइम में इतना लिख करके ख़त्म कर देना है। बहुत बढ़िया। उस वक्त एग्ज़ाम हॉल में कई बार फैक्ट्स याद नहीं आते हैं, तो फैक्ट्स पहले से हमने तैयार कर रखा था, लाइक कि हाँ ये 5 टॉपिक हैं जो ऐसे में आ सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त कोई फैक्ट्स फिगर्स इस तरह से कुछ इनपुट डाला आपने ऐसे राइटिंग में? यस सर, क्योंकि 2-3 साल से पैटर्न हम देख रहे हैं कि जो नई योजनाएं हैं उसी समय जो लागू की जाती हैं उनको पूछा जाता है जी। तो अभी जो नई योजना थी वो थी गोधन न्याय योजना, बहुत तो उसको हमने पढ़ा हुआ था, और जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो फिर उसमें जो जो डिटेल्स फैक्ट्स वगैरह जो आ रहे थे, डेटा जो आ रहा था उसको नोट करते जा रहे थे, तो उनको एक बार पेपर के पहले हम देख कर ही गए हुए थे। बहुत बढ़िया। और फिर उसको हमने जहाँ जगह मिली डाल दिया। बहुत बढ़िया। क्या लगता है ऐसे में कम मार्क्स आए, कोई रीज़न ढूंढ पाई हैं आप? हालांकि पेपर अभी मिला नहीं है, हाँ। है ना, आरटीआई से ज़्यादातर छात्र निकालते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ एहसास हुआ होगा कि इस वजह से मेरे कम नंबर रह गए। छत्तीसगढ़ का ऐसे तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा लिखा था। मुझे लगता है इंडियन ऐसे जो था वो फैक्ट बेस्ड नहीं था, वो एनालिटिकल था। वेरी गुड। तो उसमें हो सकता है कि मुझे थोड़े ऊपर नीचे नंबरिंग हो गई होगी। ओके, ठीक है। अब आगे आने वाले एग्जाम में कुछ आपने ये वाला मेंस दिया आपने? नहीं, 20 वाला नहीं दिया। ये वाला नहीं दिया। आगे भी तो एग्जाम देना है आप। अब आप क्या सुधार करना चाहेंगी उसमें, लाइक एनालिटिकल के लिए क्या करना चाहेंगी आप? न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज जो होता है मैंने ठाना है कि मैं डेली पढ़ूंगी। तो वो छूट गए थे पहले? कुछ छूट गए थे। अच्छा। मतलब जैसे क्योंकि अगर जर्नलिज्म पे पूछा जाता है तो जर्नलिज्म पे हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, जो लंबे समय से हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, वही सारी चीज़ें लिखते हैं। तो वहाँ ऐसा होता है कि प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं आती हैं। ठीक कह रहे हैं। तो कोशिश करूँगी कि मैं काम डाउन रहूँ और आराम से बैठ करके सोचूं कि मैं क्या चीज़ें डाल सकती हूँ और क्या चीज़ें नहीं डाल सकती। बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, देखिए अखबारों का बहुत बड़ा रोल है। अखबार आप यदि पढ़ते हैं और करंट अफेयर से योजना भी पढ़ सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा बल्कि हो जाता है। 12 महीने की योजना जो आती है सरकारी मैगजीन, मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी नए स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, सुन पा रहे होंगे हमें, कि इस तरह के छोटे छोटे कलेक्शंस रखिए। ज़रूरी देखिए 750 आपको ऐसे में चाहिए, मतलब वर्ड्स लिखने हैं, तो आप 1000 शब्दों का कलेक्शन रख लीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लेटेस्ट डेटा रख लीजिए, लेटेस्ट प्रोग्राम्स के बारे में लिख लीजिए, और इतना मिलाकर आराम से किया जा सकता है। अनुपमा, अखबारों को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी करंट अफेयर्स को लेकर? सर मेरा तो ये कहना है कि अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, अखबार तो रोज़ ही पढ़ने चाहिए। और अगर समय नहीं निकाल पाते हैं कुछ लोग, तो फिर कुछ मेन चीज़ें होती हैं जिसको देखना होता है। फ्रंट पेज में 2-3 हेडलाइंस होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, बिजनेस पेज जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, स्पोर्ट्स पेज, और फिर आपका एडिटोरियल पेज। ये 4 चीज़ें डेली देखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि उसको डेप्थ में पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, आपको लगता है अंडरलाइन करके उसको कहीं नोट डाउन करना है तो उसको भी ज़रूर कर लीजिए। कोई स्पेसिफिक पेपर मेंशन करना चाहेंगी जो आप पढ़ती थी? यस सर, एक्चुअली मैं कोशिश कर रही थी कि मैं हिंदी न्यूज़पेपर्स पढूं। मतलब मेरी फ्लुएंसी है नहीं रीडिंग हिंदी में, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो कंटेंट है वो हिंदी न्यूज़पेपर में यहाँ ज़्यादा अच्छा है जी। तो दैनिक भास्कर अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम के कंटेंट वाइज काफ़ी अच्छा है, और अगर आपको एनालिटिकल चीज़ें चाहिए तो वो आपको नवभारत में अच्छी मिलेंगी, क्योंकि वो अनबायस्ड होता है। बहुत बढ़िया। और नेशनल न्यूज़पेपर के लिए आपने क्या किया? नेशनल न्यूज़ के लिए, आई मीन
नेशनल यूज़ के लिए सर मैगजीन्स रेफ़र करती थी मैं। ओके, डायरेक्ट कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे? नहीं, मैं जो न्यूज़पेपर्स यहाँ होते हैं वहाँ पर नेशनल इश्यूज उतने ज़्यादा डिस्कस नहीं किए जाते हैं। बहुत फिर भी ऑनलाइन में जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम में रिकमेंड कर देते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। सर हाँ, उनके आर्टिकल्स पढ़ती थी मैं। बहुत बढ़िया, आर्टिकल्स पढ़ती थी। ठीक है, नोट डाउन भी करते थे करंट अफेयर्स को? अपने नोट्स बनाते थे? यस सर। ओके, इसके बाद हम लोग पेपर 3 और 4 की बात करते हैं। 3 में कुछ बढ़िया मार्क्स आए या लगा कि इसको और इम्प्रूव किया जाना है? सर पेपर तो मुझे लगता है कि मेरा काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था, और जब पूरे मार्क्स मैंने देखे तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कितना भी अच्छा आप लिख लें, नंबर नहीं मिलते। अच्छा, तो नंबर एक एवरेज ही मिलते हैं। आप अगर सोचेंगे कि आपने 8 नंबर का पेपर, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आपको एकदम सेटिस्फैक्शन हो रहा है उससे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 50% के आसपास ही एवरेज मार्किंग होती है मेंस में। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि और आंसर्स में अपने इम्प्रूव करूं। जैसे मेरा जो तरीका होता है लिखने का वो ये होता है कि मैं पॉइंट्स में लिखूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट उसमें डाल सकूं और थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी कर सकूं। तो ऐसे भी आपने पॉइंट वाइज ही लिखा है फिर? नहीं सर, नहीं, ऐसे पैराग्राफ में लिखा है? ऐसे पैराग्राफ में लिखा था। ओके, बहुत सारे छात्र हैं जो ऐसे को पॉइंट वाइज लिखते हैं। आप देखिए, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ और आप देखेंगे अलग अलग छात्रों ने अलग अलग रणनीति बनाई है और सभी को मार्क्स आए हैं। तो बहुत ज़्यादा चिपके नहीं रहना कि यही एक अप्रोच है, वो डिपेंड, आपको जो सूट करता है वो आप अपनाइए। बिकॉज हर छात्र का अपना अपना तरीका होता है तैयारी करने का, ज़रूरी नहीं वो आपको सूट करे या आप जो करते हैं वो हो सकता है बेस्ट हो, राइट। इसके अलावा जो हम पढ़ने के दौरान की जो स्ट्रैटेजी पर हम लोग बात करें तो डेली का शेड्यूल क्या फॉलो करते थे कि रिवीजन भी हो जाए, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना? क्या आपका शेड्यूल रहा अनुपमा? सर मेरी लिखने की हैबिट है जी। अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो अगर मैं उस चीज़ को लिख लेती हूँ तो वो मुझे याद हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं उसको 4 बार पढ़ रही हूँ और मैंने नहीं लिखा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूल गई। और रिवीजन वाली हैबिट रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। मैंने मेंस के टाइम पे, क्योंकि हमको 1 महीने का ही समय मिला था जब फरवरी में नोटिफिकेशन आया था मेंस का, तो पूरी चीज़ें मैंने वापस से, क्योंकि अक्टूबर में पेपर होने को था, तो उस टाइम पे जब मैंने पढ़ाई की थी तो मैं सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी लिख करके मैंने पढ़ी हुई थी। पर जब फरवरी में मैंने तैयारी की तो मैंने कोशिश की कि मैं उनको दोबारा लिख कर पढूं। बहुत बढ़िया। और फिर मैंने जो पहले नोट्स बनाए थे उनसे भी और कंपाइल्ड छोटे नोट्स बनाए फरवरी में जी। और एग्जाम के पहले दिन मैंने कोशिश की कि एक नज़र उनको मार लूं, मतलब एक नज़र मैं उनको देख करके गई थी। तो जब वो चीज़ें फ्रेश होती हैं तो क्वेश्चन देख करके ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। बहुत बढ़िया। सेल्फ नोट्स आप बनाती थी या लाइक डायरेक्ट बुक से पढ़ लिया, क्या अप्रोच रहा आपका? बुक से पढ़ करके सर हमेशा नोट्स बनाती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। मतलब जब मैं एग्जाम टाइम में पढ़ती हूँ तो मैं अपने नोट्स से ही पढ़ती हूँ। ओके, फिर मैं बुक नहीं रेफर करती। अच्छा, एक बार बना लिए तो वो फिर नोट्स आपने कब बनाए होंगे? लाइक मैंने आज पढ़ना शुरू किया, कितने महीने बाद आपने नोट्स पर काम करना शुरू किया? नोट्स मैंने सर मेनली मेंस के लिए बनाए थे, क्योंकि मेंस का क्योंकि हमारे पास कंटेंट अवेलेबल था नहीं जी, मतलब जो मार्केट में बुक्स थी, बहुत सारी बुक्स मैंने रेफर की अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, लेकिन किसी के कंटेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैंने 2-3 किताबें मिला करके उनको कंपाइल करके अपने नोट्स तैयार किए हुए थे जी जी। तो फिर वहाँ से मैंने अपना आंसर तैयार किया। बहुत बढ़िया। नोट्स बनाने को लेकर बहुत सारे छात्रों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि नोट्स हम किस स्टेज में बनाएं, कब बनाएं, कैसे बनाएं। तो मेरी दोस्तों आप सभी से गुजारिश होती है कि नोट्स आप तब बनाना शुरू कीजिए जब एक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए। मैं ठीक कह रहा हूँ अनुपमा? yes, sir. जब अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाए तब आप उसको बनाना शुरू कीजिए। बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि आप कट कॉपी पेस्ट करने से बचें, बिकॉज 3 किताबों को रख के आप कॉपी कर लें वो तो बहुत आसान काम है, लेकिन समझ के साथ फिर उसमें से कुछ नोट करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ब्रेन में भी रहेगा और आपकी कॉपी में भी रह जाएंगी वो सारी चीज़ें। इसके अलावा अनुपमा, कई बार होता है कि डेटा को लेकर एक छत्तीसगढ़ के फैक्ट्स में हमेशा कंफ्यूजन रहा है। तो ये पढ़ाई के दौरान आपको भी डिस्टर्ब किया होगा, ये गलत है, इस कोचिंग वाले का सही है, इस कोचिंग वाले का गलत है, गवर्नमेंट की साइट में अलग दिया है, इसको आपने कैसे मैनेज किया? मुझे ऐसा कंफ्यूजन जब भी होता था सर, मैं हमेशा विभागीय डेटा को रेफर करती थी। बहुत बढ़िया। और अभी जब मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही थी तो क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, तो मुझे उनको तैयार करना था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं विभाग की वेबसाइट पे गई, वहाँ जितनी योजनाएं थी उनको मैंने वहाँ से पढ़ लिया।
बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, जो भी अगले साल इंटरव्यू देने वाले होंगे छात्र, उनके लिए सीधा और सरल रास्ता की वेबसाइट पर जाइए, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। वहाँ पर रियल डेटा मिलेंगे और आप कोड भी कर सकते हैं कि सर मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही निकाला है। और उस विभाग से कोई व्यक्ति बैठे होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा कि हाँ, ये हमारे विभाग की वेबसाइट से ही बातचीत हो रही है। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? दिस इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। ब्यूरोक्रेट जैसा सोचते हैं वैसा आप उनके आंसर्स भी वहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, पाथ में आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और उसमें कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस? टेस्ट जब दे रही थी तो क्या लगा आपको? हर टेस्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं? यस सर, इम्प्रूवमेंट्स तो थे। शुरू में ऐसा हुआ कि मतलब मार्क्स मुझे कभी ऐसा मुझे लगा नहीं कि कम मिले हैं। मार्क्स मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से हमेशा अच्छे मिले हैं टेस्ट सीरीज़ में भी। लेकिन जो फीडबैक मिलता था मुझे, चाहे वो क्रिटिकल ही क्यों ना हो, जितना क्रिटिकल होता था उतना अच्छा लगता है कि यहाँ मेरी कमी रह गई थी। और कभी ऐसा लगता था कि इसमें सर ने कोई क्रिटिक नहीं दिया मुझे, तो ऐसा लगता था कि कोई कमी रह गई है, क्योंकि यहाँ सर को बताना चाहिए था कि यहाँ क्या कमी थी। तो इम्प्रूवमेंट तो हुई है सर मेरे मेंस के आंसर में टेस्ट सीरीज देने से। मॉडल आंसर्स कैसे आपको हेल्प किए? क्योंकि हर टेस्ट के बाद पाथा इस एकेडमी में मॉडल आंसर दिया जाता है। हिंदी में अलग दे रहे हैं, इंग्लिश में अलग दे रहे हैं। तो आई होप आप इंग्लिश मीडियम की हैं तो वो चीज़ आपको हेल्प की होगी। यस सर। क्योंकि टेस्ट भी हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों में बच्चे देते हैं और दोनों मीडियम के लोगों को चेक करके दिया जाता है। किस तरह से कुछ मॉडल आंसर्स की हेल्प मिल पाई एग्जाम के टाइम पर? बहुत बार हेल्प मिली है। ऐसा कभी हुआ है कि जैसे मैंने एक आंसर तैयार किया, हिस्ट्री का ही सपोज कोई आंसर है, मैंने अपने हिसाब से उसमें पॉइंट्स डाले, कुछ पॉइंट्स मैंने बुक से निकाल करके डाले, फिर मैंने मॉडल आंसर देखा, उसमें कोई नई चीज मुझे मिल गई या उस आंसर को लिखने का एक नया डायरेक्शन मिल गया। बहुत बढ़िया। तो वहां से चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। फिर मैंने अपना आंसर चेंज कर लिया और उस हिसाब से तीनों चीजों को मिला करके कंपाइल करके नया आंसर तैयार कर लिया। बहुत बढ़िया। लास्ट के जो राउंड होते हैं, 4 और 5th राउंड जो अक्सर हम लोग सेट करते हैं, उसमें फुल टेस्ट होता है, लाइक एक दिन में 2 पेपर्स होंगे। वो फॉर्मेट पर आपने दिया था, प्रैक्टिस किया था? यस सर, मैंने दिया था क्योंकि मैं लॉकडाउन के टाइम पे अपेयर कर रही थी, तो हमको ऑनलाइन लिख करके करना था। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 घंटे का, तो घर पर भी मैं 3 घंटे में ही लिख करके उसको सबमिट करूँ। और टेबल पर बैठती थी और वहाँ कॉपी भी रखी होती थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं उसको ना देखूं, क्योंकि मैं अपना आंसर लिख रही हूँ, मुझे खुद को टेस्ट करना है। बहुत बढ़िया। वहाँ पर जी दोस्तों, ये कोविड दौर में चुनौती आई थी, हमारे लिए भी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि छात्र घर पर बैठकर टेस्ट दे रहे थे और आप माहौल की तलाश में रहते हैं। बट फिर भी आप सभी छात्रों का बड़ा सहयोग रहा, घर से भी लिखकर आपने दिया, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इतनी मेहनत से टेस्ट तैयार हो रहे हैं तो आप भी परफॉर्म करें, अपने आप को टेस्ट करें। तो बहुत सारे लोगों ने उसको एंजॉय भी किया और घर से भी लिख कर दिया। कोविड ने सभी को परेशान किया, हम भी परेशान हुए, आप भी परेशान हुए, बट ओवरऑल रिजल्ट मैटर करता है कि अंततः हम कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये तो बात हो गई टेस्ट सीरीज़ की। प्रीलिम्स के लिए आपकी कोई अलग से स्ट्रैटेजी रही? बिकॉज हम पढ़ते तो इंटीग्रेटेड हैं, लेकिन प्रीलिम्स में एक अप्रोच हमें अलग करनी पड़ती। आपकी क्या अप्रोच रही अनुपमा? सर, प्रीलिम्स में मेरी ये अप्रोच रहती है कि जैसे हमको पता होता है कि फरवरी में पेपर होना है 2nd वीक में, तो नवंबर से तैयारी चालू करिए। नवंबर दिसंबर जितने सब्जेक्ट्स हैं आप उनको डेप्थ में पढ़िए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठाकर आप उसको पूरा पढ़िए, हिस्ट्री को पूरा पढ़िए, सारी चीज़ों को डेप्थ में पढ़िए। वहाँ आप अंडरलाइन करके रखिए या अलग से नोट्स बना करके रखिए, और फिर धीरे धीरे जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी आप इकट्ठा करते जाइए। और उसके बाद आखिरी का जो महीना है, जनवरी का महीना है, उसमें आप टाइम टेबल डिवाइड कर लीजिए कि इन 2-3 में या 3 दिन में मुझे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। और करंट अफेयर्स जो भी है, मैगजीन अगर आप रिफ़र कर रहे हैं, आखिरी में 6 महीने की जो मैगजीन आती है उसको रिफ़र कर रहे हैं, तो डेली कम से कम 10 पेज उस मैगजीन का पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई चीज़ याद नहीं होती और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत बढ़िया। एक बड़ा हिस्सा रिवीजन में समय हमारा जाता है। डेफिनेटली रिवीजन को आप कैसे प्लान करती थी? एवरीडे रिवीजन या एवरी सैटरडे संडे, क्या आपकी योजना रही? एवरीडे रिवीजन तो मैं नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक टॉपिक अगर ख़त्म करती हूँ या एक सब्जेक्ट, मैं कभी भी मिक्स एंड मैच करके नहीं पढ़ती। तो अगर मैंने एक सब्जेक्ट उठाया, उस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करके और फिर जब मैं दूसरा सब्जेक्ट कर रही होती हूँ तो उस सब्जेक्ट के बीच में टाइम निकालकर पहले वाले सब्जेक्ट को थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। एक बार उसको देख लिया
और फिर दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है और फिर तीसरा सब्जेक्ट जब आता है दूसरा कंप्लीट किया, तीसरा जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो दूसरे को रिवाइज कर लिया और ऐसा लग रहा है कि पहला कुछ भूला भूला लग रहा है तो उसको भी वापस उसको भी साथ में ले लिया। यस सर। ये भी बढ़िया स्ट्रैटेजी दोस्तों। अक्सर होता ये है कि सब्जेक्ट तो देखिए मैं गिनती करूं तो 25 से 30 विषय हैं, यदि हम 27, ठीक है, तो यदि मैं ऐसे को हर ऐसे को एक एक टॉपिक मान लूं तो वो भी 4 टॉपिक्स हैं आपके पास। ऐसे एक पेपर जरूर है लेकिन 4 टॉपिक्स आपको लिखने हैं, तो उसको 4 पकड़ लीजिए, लैंग्वेज 3 है, इस तरह से आप देखेंगे तो ओवरऑल 30 के आसपास, और 27 तो आपने बता ही दिया। तो इतने सारे विषयों को आप जब पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ भूलते जाते हैं। जनवरी में कुछ पढ़ा और दिसंबर आते आते आप भूल जाते हैं। तो आप, जैसा अनुपमा ने बताया कि ये इसमें आपका अपना मॉडल भी हो सकता है कि आप सब्जेक्ट 2 चला लें दिन में, दोनों के फिनिश होने के बाद तीसरा आएगा, फिर तीसरे के साथ इन दोनों को रिवाइज करें, फिर चौथा आएगा, चौथे के साथ तीनों को रिवाइज करें। मतलब इस तरह की कोई योजना बन सकती है। ये अलग अलग छात्रों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट रिवीजन बहुत मायने रखता है, जैसा अनुपमा भी कह रही हैं कि रिवीजन, बिकॉज पढ़ना कम रिवीजन ज़्यादा, ये फॉर्मूला मुझे अच्छा लगता है। सिविल सर्विसेज में ये शर्त भी है एक तरह से। इसके अलावा जो एक बड़ा दायरा है हमारा, इस एग्ज़ाम का जो दायरा है वो CGGS का दायरा है ना, 50% ऑलमोस्ट सिलेबस कवर होता है। CGGS को मेंस में जब आप पढ़ रही थी तो उसके लिए फिर आपने क्या अप्रोच रखा? बिकॉज प्रीलिम्स में फैक्ट्स होते हैं, फिर मेंस में थोड़े से कॉन्सेप्ट, थोड़े से फैक्ट्स, इसको कैसे आपने हैंडल किया? छत्तीसगढ़ में सर एक्चुअली जो डिवीज़न है वो ऐसा है कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों साथ में है जी, कल्चर पोर्शन साथ में है और फिर आपका लैंग्वेज अलग से है। बिल्कुल। तो लैंग्वेज जब आप पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज को छत्तीसगढ़ी को साथ में वहीं पर पढ़ लिया। आपको पता है कि 1 लाइनर होगा, सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है, नहीं, तो उसको तो याद करने की चीज़ है जी। फिर जब ज्योग्राफी में पढ़ रही थी तो ज्योग्राफी की चीज़ें भी फिर मैंने वही लिख लिख कर, जैसा हम लोग प्रीलिम्स में जो पढ़ा हुआ था, फिर मैंने उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस किया कि अगर ऐसा पूछा जाता है, अगर फिजिकल डिवीजन पूछा जाता है तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कितने लेंदी आंसर में क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। वो एक मैं छोटा छोटा सिनॉप्सिस बनाकर रखती थी कि कैसा कैसा लिखना है आंसर। और फिर जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो वहाँ पूरा का पूरा डेटा होता है जी जी। तो डेटा के लिए फिर क्या करते हैं कि बजट है, तो बजट से जैसे पता है कि हमको अगर फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन आ सकता है जी, तो फिजिकल डेफिसिट के आसपास का जो भी एरिया है मुझे लगता है जो कवर होना चाहिए, उन चीज़ों को एक जगह मैंने लिख करके रख लिया। और जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था इरिगेशन के ऊपर, तो इरिगेशन के ऊपर जितनी चीज़ें हैं उनको तैयार कर लिया कि यहाँ पे नदियाँ कितनी हैं, उनका इरिगेटेड एरिया कितना है, डैम्स कितने हैं, कितने बन रहे हैं, कितने बनने वाले हैं। तो जो एक एक टॉपिक से रिलेटेड जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि आंसर में होना चाहिए, उनको सबको मैं एक जगह लिख करके छत्तीसगढ़ का रखती थी। बहुत बढ़िया। और फिर कल्चर वाला जो पोर्शन है, तो जैसे जैसे त्योहार आते जाते हैं, क्योंकि एक साल तो लगभग हम लोगों को लगता ही है जी जी, तो हरेली से त्योहार शुरू होता है और जिस दिन जो त्योहार होता है तो न्यूज़पेपर में उसके बारे में लिखा हुआ जरूर आता है, बहुत बढ़िया। और वहाँ पर कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिल जाता है, बहुत बढ़िया। तो वो मिलता था तो उसको भी फिर मैं कहीं पर लिख कर रख लेती थी कि अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो ये मैं लिख सकती हूँ। बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट अप्रोच। जितने भी नए स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बिकॉज अखबार की तुलना हम कभी कोचिंग के नोट से नहीं कर सकते। कोचिंग और अखबार की बराबरी नहीं हो सकती। अखबार हमेशा ऊपर स्थान पर रहेंगे, बिकॉज अखबारों का जो संकलन है, उनका जो कलेक्शन है, ऑब्वियसली करेंट बेस्ड होता है। उनके पास ढेर सारे विशेषज्ञ दल होते हैं, एडिटोरियल लिख रहे हैं। कई बार किसी अखबार में नेगेटिव लिखा हुआ है सरकार के बारे में, वो हिसाब छोड़ दीजिए, जो पॉजिटिव साइड है वो आप वो उठाना कंसिडर करना है। बिल्कुल ठीक। तो बहुत सारे छात्र रिजर्व कर देते हैं, सर नहीं इस अखबार में लेफ्टिस्ट अप्रोच है, इसमें राइटिस्ट, इन सबको छोड़ दीजिए, आप फैक्ट्स उठा लीजिए और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैथ्स और साइंस आपका बैकग्राउंड नहीं रहा, कैसे मैनेज किया आपने? बिकॉज पेपर 4 एक स्कोरिंग पेपर है साइंस वाले बच्चों के लिए, आपने कैसे उसको मैनेज किया? साइंस को तो सर मैंने लिख कर प्रैक्टिस किया था, मतलब लिटरली मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल अपने हाथ से बनाया था। बहुत बढ़िया। पूरा बॉक्सेस बनाकर उसको याद किया और फिर मैंने उसको खुद फिलअप किया। तो प्रैक्टिस करने से ही होता है जी जी, ऑब्वियसली बिना लिखे तो नहीं याद होगा जी जी। फॉर्मूले हैं और जो केमिकल फॉर्मूले हैं, इक्वेशंस हैं, वो बिना लिखे याद नहीं होंगे, तो उनको मैं 2 से 3 बार कॉपी में लिख रही होती थी, फिर पीछे रफ पेज में उसको लिख लिख कर देखती थी कि याद है या नहीं है। तो साइंस को भी मैंने लिख लिख कर प्रैक्टिस किया था और मैथ्स को मैंने डेली रूटीन में डिवाइड किया था कि मैथ्स को मुझे डेली प्रैक्टिस करना है, 1 या 2 टॉपिक जो भी है, जैसा टाइम मैनेज होता है।
मैथ्स में कोई बुक लाइक हम कई बार 6 to 10th की बुक सजेस्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ आपने करने की ज़रूरत महसूस की? SCERT की बुक सर मैंने रेफ़र की थी क्योंकि SCERT का ही सिलेबस पूरा वही CGPSC में है, तो SCERT की बुक मैंने रेफ़र की थी। और फिर छत्तीसगढ़ जो सिलेबस है छत्तीसगढ़ का, उसकी छोटी क्लास की बुक्स 7th 8th की बुक्स हो गई, क्योंकि उसमें आंसर लिखने का पैटर्न होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को बनाना हमको शॉर्टकट मेथड से आता है, उसको लिखना कैसे है तो वो 7th 8th की बुक में मिलेगा, तो वहाँ से फिर मैंने पैटर्न उसका निकाला था। बहुत बढ़िया। देखिए ये भी आपको समाधान मिलता है, कोई भी चीज़ लिमिटेशंस नहीं होंगी यदि आप उसको ढंग से दिल से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपके लिए लिमिटेड नहीं है, आप उसमें ढेर सारे ऑप्शन तलाश कर सकते हैं, उसका समाधान। जैसे SCERT की बुक मतलब छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो किताबें हैं वो आप उठाकर वहाँ से रेफ़र करना शुरू किए। मार्केट में कई बार गाइड्स आती हैं, आपको लग रहा है कि आपका साइंस कमज़ोर है तो गाइड की मदद ले लीजिए। अल्टीमेटली देखिए आंसर लिखना है, कोई आपको बोलेगा नहीं कि आपको आता है या नहीं आता है, एग्जाम में आपने आंसर दे दिया दैट मीन्स आता है आपको। अनुपमा, इसके अलावा बोर्ड कैसा रहा, आई मीन इंटरव्यू बोर्ड कैसा रहा, कौन थे चेयरमैन साहब और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए? बोर्ड सर मेरा साव सर का था जी, और एक्चुअली जो मेरा बोर्ड था सारे मेंबर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। बहुत बढ़िया। एक मैडम थी, मुझे नाम तो नहीं याद है उनका, पर उन्होंने काफ़ी अच्छे सवाल किए मुझे। मतलब नर्वस तो हर कोई होता है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा नर्वस में थी, लेकिन साव सर ने पहले क्वेश्चंस किए तो उन्होंने मेरी हॉबी से शुरुआत की, तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हो गई थी। फिर उन्होंने बोला कि आप ही कोई योजना बताइए और फिर मैं वहाँ से आपको क्रॉस क्वेश्चन करूँगा। अच्छा। तो वैसे करके थोड़ा सा उन्होंने मतलब फिर मैं थोड़ा सा काम डाउन हो गई थी और फिर मैडम ने फिर मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चनिंग की कि इकोनॉमिक्स आपका बैकग्राउंड है, तो मैडम ने वहाँ से क्वेश्चंस पूछे। फिर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हुए, कुछ क्वेश्चंस एनालिटिकल थे, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड थे। जैसे मुझसे पूछा गया था कि पेट्रोलियम को GST में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो मैंने कहा कि नहीं लाना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने आगे पूछा कि क्यों। अच्छा। तो वहाँ एक श्योरिटी हो जाती है ना, अगर डिप्लोमेटिक आंसर देना भी है तो हमको पता होना चाहिए कि क्या देना है, हाँ देना है या ना देना है। तो उसके बाद फिर उन्होंने आखिरी में फिर अफगान इशू पे उन्होंने पूछा था, करंट अफेयर्स। यस सर। तो इंटरव्यू क्वेश्चनिंग ठीक थी, मतलब जो तैयार करके हम गए थे जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही था। ओके। कितना 20-25 मिनट का इंटरव्यू चला होगा? लगभग 25 मिनट का। ओके। कोई ऐसा सवाल जिसमें आप अटक गई हो कि अरे ये मुझसे नहीं बना, ऐसा कोई सवाल? हाँ, GST कलेक्शन को लेकर हुआ था। अच्छा। छत्तीसगढ़ का GST कलेक्शन का एग्जैक्ट डेटा पूछा था उन्होंने। तो वो एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं था क्योंकि अभी अभी रिवाइज हुआ है, तो इतना मुझे पता था कि कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन वो एग्जैक्ट डेटा जो परसेंटेज है इंक्रीज का वो मुझे पता नहीं था। तो वहाँ मैंने बोला कि सॉरी सर, अभी मुझे जानकारी नहीं है इसकी लेटेस्ट। तो इन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर लगाया क्या, आप MA इकोनॉमिक्स हैं तो ज्यादा क्वेश्चन वहाँ से उठे? यस सर, यस सर। एक पूरा सेक्शन 10 मिनट का मेरा MA इकोनॉमिक्स पे ही था। हॉबी कुछ लिखा था आपने? यस सर, हॉबी मैंने लिखी थी रीडिंग, और फिर गाने वगैरह सुनती हूँ, ऐसा मैंने उनको बताया। जी। तो उन्होंने पूछा कि कैसे गाने सुनती हैं, तो मैंने कहा फिल्मी। तो फिर संगीतकारों के नाम उन्होंने पूछे और कुछ उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पूछे मुझे। अच्छा। तो क्योंकि नवोदय से हैं तो हमारा बैकग्राउंड है, तो वहाँ भी आंसरिंग हो गई हमारी। जी। और फिर इकोनॉमिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। ओके। एनालिटिकल भी थे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे। ओके ओके ओके। चलिए देखिए, आपका स्कूल बैकग्राउंड भी काम आता है और संगीत में जो हमारे शिक्षक रहे हैं, गुरुजन रहे हैं, श्री बेहरे सर, आपके भी टीचर हैं, हमारे टाइम से ही वो हमारे शिक्षक रहे हैं, बहुत मार्गदर्शन दिया है, आज भी देते रहते हैं, उनका बहुत सारा आशीर्वाद मिलता रहता है। तो जो भी चीज़ें दोस्तों आपने बचपन से लेकर अब तक किया है, लाइक जो भी पढ़ाई हुई कहीं ना कहीं रिकॉल करती हूँ चीज़ें, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं, इसलिए इन सब चीज़ों का सम्मान होना चाहिए, अपने इतिहास का सम्मान करना चाहिए ताकि हम वर्तमान को बेहतर करके भविष्य की गणना कर सकें। ये एक ज़रूरी कदम है सभी के लिए। अनुपमा, इसके अलावा भी अब आप अगली बार जो प्रयास करने वाली हैं, आपको क्या लगता है कि मैं जो गलती कर चुकी हूँ नहीं करूँगी और मुझे क्या करना चाहिए? डूज एंड डोंट्स पर हम थोड़ी बात कर लें, तो डोंट्स क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहली चीज़ तो सर मैं बोलूँगी कि योजनाएं जो हम रेफ़र करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की,
मुझे मैं बोलना चाहूँगी कि आप उनको ना मैगजीन से पढ़िए, ना न्यूज़पेपर से पढ़िए, ना किसी आर्टिकल से पढ़िए। आप उनको विभागीय जो वेबसाइट है वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उस योजना से रिलेटेड वहीं से पढ़िए, चाहे उसका लेटेस्ट डेटा हो, चाहे उसके उद्देश्य हो, चाहे उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, आप विभाग से ही पढ़िए। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए, तीनों के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन उस चीज़ को सरकार अपने शब्दों में अलग तरीके से कहती है। तो हमको ये कहना है जो सरकार कहना चाह रही है। हम समझ गया मैम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जो विभागीय डेटा है वही उसी को ही रेफर करना चाहिए। जो योजनाएं हैं उनका उद्देश्य, खासकर उद्देश्य जो है वो डॉक्यूमेंट, जो मेन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वहीं से पढ़ना चाहिए। और क्या इसके अलावा डोंट्स? इसके अलावा मैं बोलूँगी कि सर कभी भी मतलब किसी भी चीज़ को इग्नोर मत करिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रही है, तो अगर आपकी गट फीलिंग आ रही है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। कभी मत छोड़िए उसको। बहुत बढ़िया। छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी काम आ जाती हैं। अगर आपको प्रीलिम्स में उसने उठा करके डायरेक्टली नहीं पूछा तो मेंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट होती ही होती हैं। और कुछ याद आ रहा हो और कुछ शेयर करना चाहें, नए छात्र सुन रहे होंगे आपको? हाँ, और नोट्स बनाने के लिए जैसे आप बोल रहे थे कि सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। सबकी स्ट्रैटेजी, किसी की एक की स्ट्रैटेजी कभी किसी और के काम नहीं आती। बिल्कुल। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है या आपको बार बार बुक रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो जब आप उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप डेप्थ में अपने नोट्स बनाइए। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूँ तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आ जाए, तो थोड़े लंबे नोट्स बना लीजिए। जब उस टॉपिक की आपको समझ हो जाएगी और आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, तो जब आप रिवाइज कर रहे हो तो उसको कंपाइल करके थोड़ा और छोटा कर लीजिए, और फिर एग्ज़ाम के पहले थोड़ा और छोटा करके आप उसको एक बार देख करके चले जाइए। तो स्टेप बाय स्टेप आप अपना नोट्स बनाएंगे तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक बार में किसी को भी समझ नहीं आता कि कैसे करना और क्या करना है। तो मेरे भी मतलब एक सब्जेक्ट के मेरे 3-3, 4-4 नोट्स बने हुए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका इकोनॉमिक्स भी रहा, तो मैं आपसे विशेष सवाल ये करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है उसको मैं 2 पार्ट में देखता हूँ, एक तो सोशल एस्पेक्ट्स वाला और एक प्योर बजट वाला एस्पेक्ट। कैसे मैनेज किया आपने अनुपमा इसको? बजट वाला जो एस्पेक्ट है सर, उसको तो बजट से ही रेफर करना है। बजट को एक बार देखना ज़रूर है। बजट को कभी भी छोड़कर मत जाइए। आप जब उसको पढ़ने लगेंगे ना, आपको खुद में ही समझ में आएगा कि आप वहाँ से क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हमको फ़ायदा उठाना है चीज़ों का, सर्वे भी आपने सर्वे भी पढ़ना है, जो हमको वहाँ से फ़ायदा उठाना है। चाहे वो सेंसस से रिलेटेड हो, चाहे वो योजनाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो बजट से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें सर्वे में लिखी होती हैं। तो वहाँ से हमको कंटेंट उठाना है और अपने आंसर में लिख देना है। बहुत बढ़िया। और रही बात जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि न्यूज़पेपर कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। न्यूज़पेपर और विभागीय जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। यहाँ से आपको ही आंसर कंपाइल करना है और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए कितनी व्यवस्थित तैयारी करनी पड़ती है, और जो लोग यदि शॉर्टकट के भरोसे रहते हैं तो आपके लिए एक जीता जागता सबूत है यहाँ पर। ऐसे छात्र जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं, उनको भी चुनौतियाँ आती हैं। ऐसा नहीं है कि वन नाइट एग्ज़ाम दिया और पास होकर आज किसी पद को लेकर बैठे हैं। आप देख पा रहे हैं शॉर्टकट्स कहीं भी काम नहीं आ सकती, और ढेर सारे वीडियोज़ इस चैनल पर डले हुए हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके, और डूज़ एंड डोंट्स में अक्सर पूछता भी हूँ, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी हर छात्र की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आपको जो सूट करता है वो आप उसमें से पिकअप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अनुपमा, जो मुद्दा है, अगले साल जब भी आप एग्ज़ाम दें तो ज़रूर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि उस परीक्षा को आप निकालिए और डिप्टी कलेक्टर बनिए, और हम आपका इंटरव्यू फिर से करें डिप्टी कलेक्टर के तौर पर। तो ये ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा कल को यदि हम और इससे ऊंचे पदों पर जाते हैं, या आज भी, तो कोई ऐसा सामाजिक ध्येय आपके मन में है, उद्देश्य कि सर अधिकारी बनने के बाद ये मुझे करना है समाज के कल्याण के लिए, ऐसा कुछ सोच रखा है आपने? सर क्योंकि मैंने अपने लेवल पे जो चीज़ें देखी हैं, जी, मैंने नोटिस किया है कि योजनाएं बहुत सारी हैं। मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था और ये मैंने जेन्युइनली आंसर किया था उनको, जो मैं सोचती हूँ यही मैंने उनको बताया था कि
सरकार की किसी योजना में कोई कमी नहीं है, मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, और वो भी इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसकी नॉलेज ही नहीं है। जिनके लिए वो योजनाएं बनाई जाती है उनको ही उसके बारे में पता नहीं होता। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उनको उन योजनाओं के बारे में पता चले और मैं उनको प्रेरित कर पाऊँ कि आपके लिए है, आप लोग यूज़ करिए, उसका फ़ायदा उठाइए आप लोग। बहुत बढ़िया। CTI का जो पद अभी आपको मिला है, इसके बारे में अवेयरनेस है? आप तो वैसे भी इकोनॉमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो कुछ पहले से विचार था कि CTI बन जाए तो क्या संभालना है, कैसे करना है? सर इस बारे में जब मैं प्रेफरेंस डाल रही थी तो मेरा सिर्फ इतना ही विचार था कि मुझे फाइनेंस सर्विसेज में ही जाना है। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन का उतना मेरा नहीं था। जी जी। तो मैंने उनको सबको प्रेफरेंस में नीचे डाला हुआ था, तो उसी हिसाब से मुझे CTI मिला और मैं काफ़ी खुश हूँ। बहुत बढ़िया। यस सर। तो मुझे अभी ज़्यादा तो आइडिया है नहीं, बस इतना पता है कि GST से रिलेटेड यहाँ पे काम होगा, ऑफिस वर्क है। अच्छा प्रोफाइल है और डेफिनेटली जो आपका बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स वाला वो आपको ज़रूर यहाँ पर हेल्प करेगा। तो दोस्तों देखिए किस तरह से कोई सफलता जो है वो प्राप्त होती है, लंबी मेहनत है और अच्छी खासी मेहनत है, माता पिता, गुरुजनों का, भाई बहनों का, समाज और शिक्षकों का, सभी का आशीर्वाद लेकर आप मेहनत करते हैं तो अंततः उस मेहनत में कहीं ना कहीं पर आपको सफलता मिलती है। मुद्दा ये है कि आपको घबराना नहीं है, हारना नहीं है। इससे पहले जब आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ होगा उस वक्त क्या आपने सोचा कि दोबारा कैसे ऊर्जावान हो, कैसे आपने उसको मैनेज किया? उस समय सर मैंने मेंस पढ़ना शुरू ही किया था जी। तो प्रीलिम्स तो मैंने तैयार कर लिया था और प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया, पर मुझे पता था कि मेंस नहीं होगा क्योंकि मैंने उसकी शुरुआत ही की थी। जी, तो मैं उतना डिसअपॉइंट नहीं हुई। मुझे इस बात की खुशी थी कि मुझे आइडिया लग गया कि मेंस का पेपर होता कैसा है। जी, जी। और मुझे किस किस चीज़ में और कहाँ कहाँ तैयारी करनी है। बहुत बढ़िया। तो फिर उस चीज़ को मैंने यूटिलाइज किया और उसी हिसाब से फिर मैंने तैयारी की। नए छात्रों को कोई एडवाइस देना चाहेंगी कि आप शुरू कहाँ से कीजिए? और लाइक NCERT आपने पढ़ा था? NCERT पढ़ा था। बहुत बढ़िया। जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए या अच्छी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, क्योंकि मेंस में हमको वही चाहिए होता है, हम बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख सकते जी। तो समझने के लिए चीज़ों को NCERT बहुत काम आता है। बहुत इजी लैंग्वेज में उसमें लिखी होती हैं चीज़ें, तो NCERT रेफर किया था मैंने जी। तो नए छात्रों को आप कुछ बताना चाहेंगी लाइक कि शुरू से कैसे पढ़ें, प्री ही पढ़ें या पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें, क्या आप कहना चाहेंगे? मुझे लगता है सर ये अपनी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है जी। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में कर सकते हैं, जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको डिस्क्रिप्टिव लिखना पता होता है जी। तो अगर वो दोनों साथ साथ तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि हमको स्टेप बाय स्टेप करना है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मैं कहना बस ये चाहूँगी कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो वन लाइनर चीज़ें मत पढ़िए, आप प्रीलिम्स के लिए भी उसको एनालिटिकल तरीके से पढ़िए कि अगर बिटवीन द लाइंस पूछ रहा है तो आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए और बननी चाहिए कि वो कहाँ से पूछ रहा है और उसका पूछने का मतलब क्या और क्या आंसर करना है। जी जी। क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सीधे सीधे सवाल नहीं आते हैं। जी जी जी। तो जब पढ़ रहे हैं आप और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। वो बहुत गलत बात है जो लोग बोलते हैं कि कमरे के अंदर बंद हो जाना है और निकलना नहीं है और सिर्फ किताब में घुसे रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बढ़िया। और मैं कहना चाहूँगी कि मतलब थोड़ा पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए कि आपको खुद को सेटिस्फैक्शन हो। आप 2 घंटे ही पढ़िए लेकिन जिस टॉपिक को पढ़ करके उठ रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, फिर आपको सिर्फ उसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। बहुत बढ़िया। फिर उसको आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक कह रही हैं। दोस्तों देखिए कितनी बढ़िया बात है कि आप ज़्यादा लोड ना लें, ज़्यादा परेशान होकर, ऑब्वियसली आई मीन जीवन के बाकी काम भी आप जारी रखें लेकिन हाँ एक शेड्यूल आपका हो सकता है, एक शेड्यूल, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जी। मतलब अगर आपने सोचा है कि मैं डेली 2 से 3 घंटे पढ़ाई करूंगी जी, तो वो 2 से 3 घंटे पढ़ाई डेली होनी चाहिए जी जी। वो उसमें कोई आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक शेड्यूल, एक कंसिस्टेंसी की बात मैंने पहले भी कहा है कि आपको हर इंटरव्यू में ये शब्द सुनने मिलेंगे दोस्तों, और इन शब्दों से आप दोस्ती कर लीजिए बिकॉज कंसिस्टेंसी, निरंतरता है ना, जो भी जिस भाषा में भी हम कह लें अर्थ एक ही होगा कि आपको लगे रहना है और गैप नहीं करना है बहुत ज़्यादा। लगभग 3-4 साल हो गए आपको इस तैयारी में। यस सर। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझसे नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, ऐसा कभी मौका नहीं आया? हुआ सर, जब मेरा ये अक्टूबर में मेंस, जब क्योंकि एग्ज़ाम की डेट थी और उसके 4 दिन पहले मेंस पोस्टपोन हुआ था, एडमिट कार्ड निकल चुके थे और फिर जब पोस्टपोन हुआ तब एकदम हताश हो गई थी मैं, क्योंकि
पूरी तैयारी हो गई थी। अच्छा। और फिर ऐसा हुआ कि अब अगर मेंस 4 महीने बाद होता है या 2 महीने बाद भी होता है तो मुझे चीज़ों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा और शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। तो फिर ऐसा लगा कि छोड़ दूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ। पर ऐसा नहीं है, फिर वो थोड़ा टाइम का रहता है। जी जी। फिर जब हम काम डाउन होते हैं तो फिर मैंने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, जहाँ जहाँ मुझे छूटा था मैं सोच रही थी कि ये टॉपिक ठीक से नहीं कर पाई थी मैं, उनको मैं रिफाइन कर लेती हूँ, मुझे टाइम मिल गया है, उनको और अच्छे से पढ़ लेती हूँ। आगे यूपीएससी देना है अनुपमा? कोशिश करेंगे सर। कोशिश करेंगे, बहुत बढ़िया। मैं फिर से उस चीज़ को दोहराना चाहूँगा, मॉक जब दे रही थी अनुपमा तब भी मैंने कहा था कि आपको यूपीएससी ज़रूर देना चाहिए। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बैठी थी हमारे सामने जब मॉक हो रहा था। बाकी टेस्ट भी इन्होंने अच्छा लिखा है, रिटन टेस्ट के पेपर मैंने चेक किए हैं तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया। और डेफिनेटली हर छात्र अपनी ओर से बेहतर प्रयास करता है, आपने भी किया। और कोई नहीं, अगली बार ज़रूर आप प्रयास कीजिए और डिप्टी कलेक्टर बनिए, टॉप रैंक्स पर आइए। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं और सफलता की कहानियों के साथ जुड़े रहेंगे और भी लोग आपके साथ आएंगे। इस चैनल पर आप बने रहिए और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुपमा। थैंक यू सर।